ओम नमस्ते। थेरेपीटिक योगा यूनिट 8 से संबंधित पहली कक्षा हमने कर ली है। आज दूसरी कक्षा कर रहे हैं, जिसमें नवंबर 2017 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, गोमुखासन निम्न में से मुख्यतः किनमें लाभप्रद होता है? पहली कक्षा में हमने चर्चा की थी, किसी आसन का लाभ कहाँ पर पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वो आसन कहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। जैसे गोमुखासन है हमारा, वो दो आपके शरीर के स्थानों पर प्रभाव डालता है। एक तो थोरेसिक कैविटी, चेस्ट के पास वाला जो एरिया है, वहां पे प्रभाव डालता है। और एक आपका अपर बैक, थोरेसिक कैविटी के पीछे का जो एरिया है आपका, वहां प्रभाव डालता है। तो यदि वहां से संबंधित कोई रोग होगा, उनको गोमुखासन ठीक करेगा। और यहाँ से रिलेटेड कोई रोग नहीं है, तो वहां पे गोमुखासन कोई भी लाभ नहीं करेगा। जैसे नेत्र दोष है, इन दोनों स्थानों से रिलेटेड नहीं है, लाभ नहीं है। फेफड़े का रोग है, थोरेसिक कैविटी से संबंधित है, लाभ करेगा। स्किन डिजीज लाभ नहीं करेगा। पीठ दर्द अपर बैक से संबंधित है, लाभ करेगा। बी और डी, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में कौन से आसन नहीं करने चाहिए? तो स्पोंडिलोसिस पहली क्लास में हमने चर्चा की थी। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो वर्टिब्रे हैं, स्पाइन की हड्डियां या डिस्क है, उनमें वियर एंड टियर हो जाता, कमजोर पड़ जाती है, टूट फूट हो जाती है। उसको स्पोंडिलोसिस बोलते हैं। और वो स्पोंडिलोसिस किन वर्टिब्रो से संबंधित है, इसलिए उसका नाम, जैसे ये सर्वाइकल से है तो सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस, यदि लंबर की वर्टिब्रो से संबंधित होता तो लंबर स्पोंडिलोसिस। तो सर्वाइकल मतलब गर्दन की बात चल रही है। तो स्पाइन में कोई भी दिक्कत हो तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए हमें। कौन से? पेट के बल लेटकर और पीछे झुकने वाले जो आसन है, वही आपके लाभकारी होते हैं। आगे झुकने वाले आसन सब मना होते हैं। तो जैसे मकरासन है, लाभ करेगा। भुजंगासन है, लाभ करेगा। ये दोनों आसन लाभ नहीं करेंगे, तो हमें नहीं करने चाहिए वाले बताने थे। शशांकासन है, आगे झुकने वाला है आपका, नहीं करना है। पादहस्तासन तो और ज्यादा हानिकारक होगा, ये तो खड़े होके हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो ये भी आपके लिए मना होता है सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में। तो सी और डी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है? स्ट्रेस के कारण सिर दर्द तो सब महसूस करते ही है, ये तो है ही है। स्ट्रेस के कारण से जो हमारा बीपी है वो भी बढ़ जाता है, ये भी हमें पता है। क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस के कारण से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल हो गया आपका, एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। और ये क्या करते हैं, ये आपकी बीपी को बढ़ा देंगे, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, कई तरह के काम करते हैं। तो उच्च रक्तचाप, ये भी सही है। और डायबिटीज भी कैसे बढ़ाते हैं? जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके रिलीज हुए, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते क्या करेंगे, ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएंगे। और हमें पता है कि डायबिटीज क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का ज्यादा होना। और ग्लूकोज पहले ही ज्यादा था, स्ट्रेस हार्मोन से ग्लूकोज की मात्रा को और बढ़ा दिया, तो डायबिटीज को और ज्यादा प्रभावित करेगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, अर्थात इंसुलिन के स्राव को भी कम करता है ये स्ट्रेस हार्मोन्स। तो इसलिए मधुमेह को भी बढ़ाएगा। ऑटिज्म पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऑटिज्म जो है आपका, ये बचपन का एक रोग है जो कि मेंटल है, माइंड से संबंधित, आपका ब्रेन से संबंधित। इसमें होता क्या है, गर्भावस्था में या किसी कारण से ब्रेन के जो डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए था वो नहीं होता, उसको हम ऑटिज्म कहते हैं। जिसके कारण से वो अलग प्रकार के व्यवहार करता है। जैसे रिएक्ट नहीं करना, व्यक्ति बोल रहा है, एक ही तरफ फोकस है, और चीजों पे फोकस नहीं कर रहा है, ये सब प्रभाव वहां पर दिखाई दे। नाम पुकारा हमने तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इशारे हम करते हैं उनको नहीं समझता है, एक ही चीज में लगा रहता है। तो ये ज्यादातर आंख नहीं मिलाएगा, ये ऑटिज्म के लक्षण माने जाते हैं। तो ए बी सी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा स्ट्रेस से संबंध में। धनुरासन निम्न में से किन में निषिद्ध है? धनुरासन हमें पता है किस किस पे प्रभाव डालता है। तो पेट पे, थोरेसिक कैविटी मतलब छाती के आसपास प्रभाव डालेगा, पीछे स्पाइन पे प्रभाव डालता है। ये प्रभाव मुख्य एरिया ये है, बाकी और भी हो सकते हैं। तो किन में नहीं करना चाहिए? यदि आपको बीपी है पहले से, तो बीपी है और तो धनुरासन करोगे तो उससे स्टिमुलेशन बढ़ेगा आपका थोरेसिक कैविटी का, उससे ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, तो नहीं करना चाहिए। पहला हो गया। कॉन्स्टिपेशन में निषिद्ध नहीं है, कॉन्स्टिपेशन में अच्छा माना जाता है, जिससे बोवल मूवमेंट आपकी प्रॉपर होगी तो लाभ होगा विबंध में।
पेट के मोटापे में भी लाभ करेगा, मोटापा कम होगा धनुरासन करने से। हर्निया में भी दिक्कत करेगा। हर्निया क्या होता है आपका कि कोई मसल्स कमजोर रह गई और या किसी और कारण से अंदर की जो मसल्स हैं वो बाहर की तरफ पुश करती है। हर्निया में एक मेडिकल कंडीशन है कि जो ऑर्गन है या टिश्यू जो पेट के अंदर है या कहीं और भी है, जो बाहर की तरफ पुश करता है। और कहाँ पर ज्यादा पुश करता है? वीक स्पॉट पे। जो स्पॉट आपका वीक है उस तरफ से। तो इसलिए जिनकी सर्जरी होती है, जिन माताओं की गर्भ को गर्भावस्था में या किसी और भी कारण से, तो उनको हर्निया होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जहां से पेट कट होता है तो वो कटिंग वाला जो हिस्सा है आपका वो कमजोर हो जाता है, मसल्स वहां से कमजोर होती है। तो किसी कारण से वो अंदर की जो मसल्स है ऑर्गन की वो बाहर की तरफ पुश करेगी, तो हर्निया की स्थिति बन जाएगी। एब्डोमिनल वाल में भी हो सकता है, ये कई स्थानों पे। अम्बिलिकल भी होता है नाभि के आसपास वाला। और आपके जो इंजुनियल भी होता है ग्राइन एरिया में। और कई कई स्थानों पे हो सकता है, मुख्यतः दो ही स्थानों पे माता, नाभि और आपका जो जेनेटिक एरिया है, जेनिटल एरिया है वहां पर। तो इनमें भी हानि करेगा, क्योंकि धनुरासन में खिंचाव होता है पेट पे, पहले ही आपकी मसल्स वहां की कमजोर है, और खिंचाव करोगे तो बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। तो ए और डी कॉम्बिनेशन सही होगा, सेकंड ऑप्शन। आगे कथन कारण है, ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती, बिल्कुल सही है। क्यों बढ़ती है? तर्क दे रहे हैं कि ताड़ासन से जो मसल्स हैं, जो ज्वाइंट्स हैं और जो स्पाइन है उनमें खिंचाव आता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे लंबाई बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो दोनों पंक्तियां बिल्कुल कॉमन सेंस है। ताड़ासन में हम ऊपर की तरफ शरीर को खींचते हैं तो मसल्स खिंचती हैं, ज्वाइंट्स खिंचते हैं, पूरा स्पाइन खिंचता है, और इससे कुछ ऐसा स्टिमुलेशन होगा कि धीरे धीरे बच्चे की जो लंबाई है वो कंपैरेटिवली जितना वो नॉर्मली होता उससे ज्यादा हो जाती है। तो दोनों सही है और कारण भी सही है। किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का किनसे संबंध है? रक्तचाप मतलब बीपी, और बीपी का लो होना। एक तो बीपी हाई वाले क्वेश्चन पहले आए थे, ये बीपी के लो होने से संबंधित है। तो कौन कौन से ये आपके केमिकल हैं जो बीपी को लो करेंगे? कैटाकोलामाइन है आपके, इससे आपका पहले भी क्वेश्चंस आए हैं। कैटाकोलामाइन को आप स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हो। इसमें मुख्यतः तीन आते हैं: एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, डोपामाइन, ये तीन। और ये तीनों क्या करेंगे? स्ट्रेस में रिलीज होंगे तो बीपी को बढ़ाएंगे। तो यदि कैटाकोलामाइन में कमी आ रही है तो बीपी लो होगा, तो पहला सही हो गया। यदि कैटाकोलामाइन आपका बढ़ रहा है तो बीपी भी आपका बढ़ेगा, तो सेकंड सही नहीं है। कोर्टिसोल भी आपका स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन अर्थात स्ट्रेस में रिलीज होगा। यदि कोर्टिसोल रिलीज होता है, बढ़ता है वो, तो आपका बीपी भी बढ़ेगा। और कोर्टिसोल में यदि कमी आ रही है मतलब स्ट्रेस की स्थिति नहीं है, तो बीपी भी आपका कम हो जाएगा। तो इस सी भी ठीक है, कोर्टिसोल में कमी आपके बीपी को कम करेगी, कोर्टिसोल में वृद्धि आपके बीपी को बढ़ाएगी। तो हमें तो कमी वाला देखना था, तो ए और सी, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बताया कि इन जॉन्डिस देयर इज येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कि सही है कि जो पीलिया होता है उसमें स्किन जो होती है, या खासकर आंख के अंदर का जो एरिया स्किन का, आईज का, वहां पर येलोइश आपकी एक परत बन जाती है, जिसके कारण से उसको बाह्य जो वस्तुएं हैं वो पीली दिखाई देती है। ये पंक्ति सही है। रीजन दिया, जॉन्डिस अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सीरम बिलरुबिन। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जॉन्डिस का मुख्यतः जो संबंध है आपका वो किसके बढ़ने से है? बिलरुबिन। तो बिलरुबिन क्या होता है? जैसे हमने एनाटॉमी की कक्षाएं जो होती है हमारी कोचिंग में, वहां मैंने बताया था कि जो आपके एज्ड आरबीसी है उनकी फेजोसाइटोसिस होती है आपकी लीवर में। तो लीवर क्या करता है? उनको ब्रेक डाउन करता है फेजोसाइटोसिस की प्रक्रिया में, और उसी में ही एक कंपोनेंट बनता है आपका बिलरुबिन। यदि इस बिलरुबिन की मात्रा बढ़ती जाए तो धीरे धीरे करके ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है? आपका आंखों में या स्किन में। उससे आपको जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं। तो दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या भी की गई है। फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला कथन कारण है, नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, बिल्कुल सही बात है। नौकासन में पेट पे दबाव पड़ता है, तो यदि किसी का फैट है तो वो धीरे धीरे करके बर्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका तर्क भी दिया, नौकासन से पेट दबता है, सही है। पेट दबेगा तो पेट के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन है वे स्टिमुलेट होंगे,
उसके स्टिमुलेट होने से पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी। पाचन शक्ति बढ़ेगी तो जो फैट है आपका, जो लिपिड है पेट के अंदर, वो आपका कम होगा। तो बिल्कुल सही है दोनों पंक्तियां, और सही व्याख्या भी है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो मीट से है। प्रोसेस्ड मीट इज कार्सिनोजेनिक। ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोसेस्ड मीट है, प्रोसेस्ड मीट मतलब कोई केमिकल आदि का यूज करके जो मीट प्रोसेस किया जाता है, उसमें कई सारे प्रोसेस आपके, उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रोसेस्ड मीट कहा जाता है। और ये कार्सिनोजेनिक का कैंसर उत्पन्न करता है। जो डब्ल्यूएचओ है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने प्रोसेस मीट को ग्रुप 1 के अंतर्गत डाला है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जो सबसे हानिकारक पदार्थ हैं उनको ग्रुप 1 में रखा है, फिर उसी ग्रुप में प्रोसेस्ड मीट को रखा है। ये शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न करता है। रीजन दिया आपका कि एविडेंसेस फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज शो डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ईटिंग प्रोसेस्ड मीट एंड डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर। ये भी बिल्कुल पंक्ति सही है कि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे दिखाए हैं साइंटिफिक स्टडी में कि दोनों का एक डायरेक्ट संबंध है, कि जो जो व्यक्ति प्रोसेस्ड मीट खाता है उनको कोलोन में या रेक्टल में कैंसर हो जाता है, मतलब एंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है आपका, वहां पर कैंसर हो जाता है। तो दोनों पंक्तियां बिल्कुल सही और सही व्याख्या भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। आगे देखिए जुलाई 2018 के प्रश्न, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है। अभी पीछे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम से एक क्वेश्चन आया था, फिर दोबारा रिपीट हो रहा आपका। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चार मैंने बताए थे, चार सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक है जैसे हाई बीपी, बीपी उसका हाई होगा। दूसरा है जो ब्लड शुगर है आपका, वो भी हाई होगा, शुगर भी हाई होगा, जिसको टाइप 2 डायबिटीज भी आप कह सकते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज है वो तो ऑटो इम्यून डिजीज है, कभी क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको हम हाई शुगर कह सकते हैं। फिर आपके एब्डोमिनल फैट होगा, पेट के आसपास फैट, ओबेसिटी जिसको आप कह सकते हो, तीसरा लक्षण। और चौथा आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होगा। तो दो हमने पढ़े थे ना, एचडीएल और एलडीएल। तो एचडीएल था जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल था, एलडीएल था जो बैड कोलेस्ट्रॉल था। एलडीएल का लेवल आपका ज्यादा होगा, एचडीएल का कम होगा, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है जो बैड वाला या ट्राइग्लिसराइड है, उसका लेवल ज्यादा होगा। तो क्या नहीं होता है वो हमें बताना है इसमें। उच्च रक्तचाप तो होगा, ओबेसिटी भी होगी, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया अगर आप देखो, इसमें क्या होता है कि लिपिड मतलब वही लिपिड हो गया, और डिस मतलब डिसफंक्शन। तो लिपिड का जो फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए वो गलत हो गया। तो एचडीएल की मात्रा अगर ज्यादा है गुड कोलेस्ट्रॉल की, तो वो सही फंक्शन है। यदि उसकी मात्रा कम हो जाए तो इसमें यही होता है, जो एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है आपका जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है एलडीएल वाला, वो बढ़ जाता है। तो ये भी आपकी स्थिति होती है। हाइपरथायराइडिज्म का मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ज्यादा संबंध नहीं है डायरेक्ट। हाइपरथायराइडिज्म थायराइड से संबंधित है, जहां पे थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 ये बढ़ जाते हैं, और इससे मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ जाएगा। अगर बीच में कॉम्बिनेशन करके जोड़ना चाहो तो जुड़ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बाकी ये तीन तो डायरेक्टली मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, हाइपरथायराइडिज्म। हॉट फ्लैशेस, या स्लीप में दिक्कत हो रही है, या इमोशनल आपके चेंज हो रहे हैं, या किसके विशिष्ट लक्षण हैं। तो ये कई बार आपका आया है, ये मेनोपॉजल सिंड्रोम के लक्षण हैं। प्री मेंस्ट्रुअल आपका सिंड्रोम है, उसमें हॉट फ्लैशेस नहीं होते, इतना हम कह सकते हैं कि मूड स्विंग हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, लेकिन तीनों लक्षण नहीं मिलते। विशेषतया जो हॉट फ्लैशेस है, शरीर से एकदम से गरम गरम आपकी फ्लैश निकलते हैं, तो उसको हॉट फ्लैश कहा जाता है। ये दो में ही होता है आपका, एक पेरीमिनोपोज में होता है और एक मेनोपोज में होता है। दोनों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों को याद रखिएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो ऊपर हमने पढ़ा था, ये अलग स्थिति है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये किडनी से संबंधित है, किडनी में नेफ्रॉन हमने पढ़ी थी एनाटॉमी के अंदर। तो उसमें यदि आपको सूजन आ जाती है या प्रोटीन यूरिया आदि बढ़ जाते हैं, तब आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है।
तो हमारा तो सेकंड ऑप्शन सही है। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? तो किन किन रोगों में नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने पूछा। तो कपालभाति की प्रक्रिया आपको पता ही है। यदि आपका बीपी लो है तो उसमें कर सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ, ये आगे पूछा जाता है। बीपी यदि हाई है तो कपालभाति नहीं करना, याद रखिएगा। नहीं तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेशन करके बीपी को बढ़ा सकता है। नहीं करना, बीपी लो में कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप में निषिद्ध है, बिल्कुल सही बात है, इसमें नहीं करना है। हर्निया में मैंने बताया था, हर्निया में पेट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि कोई भी प्रेशर आपने डाला तो उससे हर्निया आपका सीवियर हो सकता है, इसमें भी निषिद्ध है। बी और सी। मोटापे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटापा आपका कम होगा, उससे लाभ ही होगा। तो दो में निषिद्ध है आपका, हाई बीपी में और हर्निया में। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं बाकी दोनों में लाभ करेगा। तो बी और सी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शशांक आसन किस रोग में निषिद्ध है? शशांक आसन रैबिट पोज हो गई, जो आगे झुकने वाले हैं। आगे झुकने वालों में मैंने बताया था, या तो कोई इसका स्पाइन का कोई रोग है, उसमें आगे झुकने वाले मना है, या ब्रेन संबंधी भी कुछ रोगों में आपके आगे झुकने वाले आसन मना है। जैसे वर्टिगो है आपका, इसमें चीजें ना घूमती हुई महसूस होती है कि चारों तरफ गोल गोल कुछ घूम रहा है, यद्यपि वास्तव में कुछ घूम नहीं रहा, लेकिन उसको महसूस होता है। और ये माना जाता है कि अंदर जो कान है आपका, इनर ईयर, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तब ये आपकी घूमने की स्थिति होती है। या जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो संतुलन बनाता है आपके आसपास के परिवेश के संदर्भ में, उसमें यदि कोई दिक्कत आती है, वो कान से ही जुड़ा हुआ है, तो तब वर्टिगो की स्थिति आपकी बनती है। इनर ईयर को अगर आप टेक्निकल टर्म में कहें तो लेबिरिंथ कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, LABYRINTH, ये। या फिर वेस्टिबुलर जो नर्व मैंने बताई थी, उसमें कोई दिक्कत है, वहां से ये रोग आपको हो सकता है। तो वर्टिगो में मना है क्योंकि ब्रेन से संबंधित दिक्कत है, चक्कर और बढ़ जाएंगे। स्लिप डिस्क में मैंने पहले ही मना किया था, इसमें नहीं करना है, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो दो ही होंगे आपके, ए और बी। बाकी जैसे कब्ज है या डायबिटीज है, उसमें लाभ ही कर सकता है। पेट पे थोड़ा दबाव पड़ेगा, बोवल मूवमेंट होगी तो कब्ज दूर हो सकती है। या पेनक्रियास पे प्रभाव पड़ेगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ सकता है। लेकिन दो, एक मैंने कैटेगराइज कर दिया, ब्रेन संबंधी कोई दिक्कत है या स्पाइन की कोई दिक्कत है, उसमें आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। तो सेकंड है ऑप्शन। हाँ, धनुरासन हर्निया में निषिद्ध है, ये पहले भी आया था, रिपीट है। धनुरासन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हर्निया डिजीज, बिल्कुल सही है। धनुरासन इज ए बैकवर्ड बेंडिंग आसन विच इंक्रीज प्रेशर ऑन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बिल्कुल सही है कि ये पीछे की तरफ मुड़ने वाला है। जैसे हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपके पेट की जो परत है, दीवार है आपकी सामने वाली, उस पे खिंचाव पड़ता है, बहुत खिंचाव पड़ता है, और जिससे हर्निया में हार्मफुल स्थिति हो सकती है। ये पहले मैं समझा चुका हूं। तो दोनों सही है, और सही व्याख्या भी है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला मैचिंग का पूछा है आपका, इस मैच करना कि कौन से बीमारी में कौन कौन सा आसन जुड़ेगा। जैसे मोटापे के लिए नोक आसन ऊपर आया भी था, रिपीट है आपका, ए का तीन। ए का तीन है तो दो हटा दो, ये हट जाएगा आपका, और ये हट जाएगा। और मधुमेह के लिए आपका मत्स्येंद्रासन, ये भी प्रसिद्ध आपका, सी का फोर। अच्छा, सी का फोर दोनों में दिया है। और जो सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है, इसमें पेट के बल लेट के पीछे झुकने वाले, तो भुजंगासन आपको लाभ करेगा। और गर्भावस्था में तितली आसन, अर्थात बटरफ्लाई जो पोज है, आपको काफी लाभ करेगा। तो इस आधार पे कौन सा ऑप्शन बन गया, बी का था आपका फर्स्ट, भुजंगासन। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, बाकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।